हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है यहाँ पे 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग से हम 2 अंक स्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। यहीं से प्रश्न आएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 8 लिखा हुआ है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 7 है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, यूनिट 8 है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कैंसर क्या है, कैंसर कारक का नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा कैंसर रोग तीव्र अनियंत्रित कोशिका के विभाजन द्वारा होता है। ऐसी अनियंत्रित कोशिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाती है, इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे है कैंसर कारक वैसे पदार्थ हैं जिससे कैंसर होता है, इसे कार्सिनोजेन कहते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं। पहला में है ओंकोजेनिक वायरस, ठीक है, और दूसरा में है भौतिक कारक जैसे अम्ल वर्षा, एक्सरे इत्यादि। प्रश्न संख्या 2 आता है यहाँ पे कैंसर के निदान पर नोट लिखे। तो नोट लिखने वाला क्वेश्चन को हम वीवीआई क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे कैंसर के विभिन्न निदान निम्नलिखित है। ए में है शल्य चिकित्सा, बी में है केमोथेरेपी, सी में है रेडियोथेरेपी और डी में है इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे, कह रहा है ओपिओइड्स पर नोट लिखे। तो नोट लिखने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ओपिओइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपिओइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। उदाहरण हीरोइन, जो आमतौर पर अस्मय कहलाता है, जो रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन है। इसे पोस्त के पौधे पेपेवर सेमनीफेरम के लेटेक्स से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक अवसादक है और शरीर के प्रकारों को धीमा करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आता है यहाँ पे कैनाबिनॉइड्स पर नोट लिखे। ये क्या है, तो उत्तर हो जाएगा कैनाबिनॉइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया कर बंध बनाते हैं। ये कैनेबिस पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। आमतौर पर ये हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 आता है यहाँ पे कोकीन या कोका एल्किलॉइड पर नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोकीन को कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। यह तंत्रिका शीर्षक डोपामीन के परिवहन में बाधा डालती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक असर पड़ता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है ड्रग या अल्कोहल को प्रयोग के दुष्परिणाम पर नोट लिखे। ये बहुत ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे और दिमाग में बिठा के रखेंगे। ड्रग और अल्कोहल के तत्कालिक प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ड्रग की अत्यधिक मात्रा से श्वसनपात, हृदयपात अथवा प्रमस्तिष्क रक्तस्राव के कारण यहाँ पे समूर्छा या कोमा और मृत्यु हो सकती है। तो ड्रग वगैरह का सेवन न करें, अल्कोहल वगैरह का। ठीक है, ये बहुत ही दर्दनाक होता है और ये मृत्यु तक को आपको बहुत जल्दी पहुंचा सकता है, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है हाथी पांव रोग के रोगजनक कारक जीव संक्रमण के कारण तथा लक्षणों को लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हाथी पांव, इसे फाइलेरिया भी कहते हैं। ठीक है, हाथी पांव वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी संक्रमण के कारण मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा तृतीय अवस्था के माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का संक्रमण। ठीक है, लक्षण देखें हाथ पैर वज्र भुजा आदि में शोथ,
साथ ही रात्रि में अत्यधिक दर्द के साथ बुखार का आना। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 आता है, दाद रोग के रोगजनक कारक जीव संक्रमण के कारण तथा लक्षणों को लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे दाद, इसे एक्जिमा कहते हैं। रोगजनक के बारे में जानते हैं तो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन आदि। और संक्रमण के कारण की बात करें तो संक्रमित मृदा द्वारा संक्रमण, साथ ही संक्रमित कपड़ा, तौलिया, कंघी तथा अंतःवस्त्र के परस्पर उपयोग द्वारा होता है। लक्षण की बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों जैसे त्वचा, नाखून, सिर के वल्क पर सूखी सल्की डैंड्रफ की उत्पत्ति इस रोग के विशिष्ट लक्षण हैं। इस कारण से तीव्र खुजली तथा जलन होती है। तरल पदार्थ यहाँ पे श्रावण के साथ साथ नम एवं भींगी त्वचा में ये तेजी से फैलता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, मियादी बुखार रोग के रोगजनक कारक जीव संक्रमण के कारण तथा लक्षणों को लिखें। उत्तर हो जाएगा मियादी बुखार, इसे टाइफॉइड भी कहते हैं। रोगजनक में हो जाएगा सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संक्रमण के कारण हो जाएगा यहाँ पे संक्रमित पेय जल, दूध, भोजन इत्यादि के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के आहार नाल में, जहाँ ये बैक्टीरिया छोटी आंत की दीवार को क्षति पहुँचाने के बाद रक्त परिसंचरण तंत्र में पहुँच जाता है। लक्षण की बात करें तो 104 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से लेके 106 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार, हाथ पैर का ठंडा होना, भूखमंद, कब्ज, सुस्त नाड़ी की चाल, पेट गड़बड़ी, अत्यधिक कमजोरी इत्यादि। ठीक है, तो आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 दिया गया है, प्राथमिक अनुक्रिया क्या है? यह द्वितीयक अनुक्रिया से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, जब कोई विशेष एंटीजन शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तो कुछ दिनों बाद रुधिर में एंटीबॉडी बनाता है, इसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। इसके लिए छोटे लिम्फोसाइट का प्रयोजन होता है। जब वह व्यक्ति दोबारा उसी एंटीजन द्वारा संक्रमित होता है तब शीघ्र ही 2 से 3 दिनों में एंटीबॉडी संश्लेषण ज़्यादा होने लगेगा, इसे द्वितीयक अनुक्रिया कहते हैं। यह अनुक्रिया जल्द एवं तीव्र गति से होती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे एंथ्रेक्स यह एक गंभीर रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से प्रायः पालतू गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी इत्यादि में होता है। फिर इन पशुओं के संपर्क में रहने से मनुष्य में भी यह बीमारी फैल जाती है। लक्षण की बात करें सिम्टम्स की तो श्वास द्वारा संक्रमण से सर्दी तथा सांस लेने में दिक्कत होती है, परंतु आहार नाल द्वारा संक्रमण होने पर उल्टी, दर्द, भूख में कमी तथा आंत से खून की उल्टी होती है। ठीक है, रोकथाम की बात करें प्रिवेंशन की तो एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीका एवं एंटीबायोटिक औषधियाँ लेनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 है, प्रतिरक्षा क्या है? इसके कितने प्रकार हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग थोड़ा अच्छे से देखें। तो उत्तर हो जाएगा परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिली है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहलाती है। प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, पहला में सहज प्रतिरक्षा, इसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरा है उपार्जित प्रतिरक्षा, इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा की बात करें तो यह एक प्रकार की अति विशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। दूसरा है यहाँ पे उपार्जित प्रतिरक्षा,
यह प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट है। इसका अभिलक्षण स्मृति है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करता है, जिसे प्राथमिक अनुक्रिया प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया यानी कि सेकेंड रिस्पॉन्स होती है। आइए चलते प्रश्न संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है श्लेष्म संबंध लसिकाएं ऊतक किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रमुख पथों श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ के आस्तरों यानी कि लिनिंग के भीतर लसिकाएं ऊतक स्थित है, जो श्लेष्म संबंध लसिकाएं ऊतक कहलाते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 आता है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। 2011 में लिम्फोसाइट की भूमिका का वर्णन करें। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका जिसका इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण योगदान है। यह एंटीबॉडी निर्माण कर शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है। पहला में है बी लिम्फोसाइट, दूसरा में टी लिम्फोसाइट। आइए बात करते हैं पहला की बी लिम्फोसाइट। यह अस्थि मज्जा में बनता है तथा वहीं पर परिपक्व भी होता है। इसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को दर्शाता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं दूसरा की तरफ। यहाँ पे है टी लिम्फोसाइट। यह अस्थि मज्जा में बनता है तथा थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है। यह सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को दर्शाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 आ चुका है। टीकाकरण का आधारभूत सिद्धांत क्या है? टीका द्वारा किस प्रकार सूक्ष्मजीवी संक्रमण से बचा जा सकता है? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन भी अच्छा है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखें। टीकाकरण का सिद्धांत स्मरण यानी कि मेमोरी के गुण पर आधारित है। इम्यून सिस्टम के लिए टीकाकरण में किसी रोगजनक से तैयार एंटीजेनिक प्रोटीन्स को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे एंटीजेंस द्वारा खास तरह की एंटीबॉडी का उत्पादन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द्वारा होता है। टीका द्वारा मेमोरी बी सेल्स एवं टी सेल्स भी जनरेट होता है। ऐसे टीकाकरण युक्त व्यक्ति पर यदि उसी रोगजनक का पुनः आक्रमण होता है तो मौजूद बी सेल्स या टी सेल्स द्वारा एंटीजेंस को पहचान लिया जाता है और आक्रमणकारी पैथोजेंस का निर्माण लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडीज उत्पन्न कर दिया जाता है आसानी से। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 आता है। टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण पर नोट लिखे। ठीक है, तो नोट लिखने का क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसे भी आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ही माने। उत्तर हो जाएगा टीका। इसे इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं कि खोज सर्वप्रथम लुईस पाश्चर नामक एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। टीकाकरण में रोगजनक का एंटीजेनिक प्रोटीन या रोगजनक की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है। इस एंटीजन द्वारा प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तथा मेमोरी बी एवं टी कोशिकाएं उत्पन्न होती है। ये रची अणु एक बार बन जाने के बाद कुछ समय तक शरीर में बने रहते हैं और उस अवधि में यदि उसी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है तब ये मेमोरी टी एवं बी कोशिकाएं उन्हें पहचान लेती है तथा प्रचुर परिमाण में लिम्फोसाइट एवं एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो इसे मार देते हैं। इस विधि से हमारे शरीर में उत्पन्न किया गया रोधी क्षमता, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी और इसे पैदा करने की क्रिया प्रतिरक्षीकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 17 आता है। यहाँ पे इंटरफेरोन्स क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में इसका क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा इंटरफेरोन्स का श्रवण विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा होता है। यह असंक्रमित कोशिका को विषाणु के संक्रमण से बचाते हुए इनेट इम्यूनिटी उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 18 आता है। ल्यूकेमिया पर नोट लिखे। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ल्यूकेमिया है क्या? उत्तर हो जाएगा ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे रोगी के रक्त में श्वेत रक्त कणिका की संख्या
असामान्य रूप से बढ़ जाती है। ऐसा बोन मैरो में विकृति से होने लगता है। ऐसी श्वेत रक्त कणिका शरीर के विभिन्न अंगों को भी कैंसर युक्त कर देती है। यह एक खतरनाक कैंसर रोग है। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 आता है, कैंसर रोग के निदान पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कैंसर रोग के निदान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला में है मैलिग्नेंट कोशिकाओं का औतकीय अध्ययन। दूसरा में है रुधिर संबंधी जांच के क्रम में असामान्य श्वेत रुधिर कोशिका की खोज। तीसरा में अस्थि मज्जा का बायोप्सी जांच किया जाता है। 4 में है शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर की जांच हेतु एक्सरे, सीटी स्कैन तथा एमआरआई का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 हो गया। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी रोग में शरीर का रोग प्रतिरोधी सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाता है। फलतः बारंबार सूक्ष्मजीवों द्वारा संक्रमण बनी रहती है। ऐसे प्रमुख रोग के उदाहरण SCID एवं AIDS है। ठीक है, एड्स। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 आता है, एड्स की रोकथाम पर टिप्पणी लिखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, ये बात आप सभी भी याद रखें। जो एड्स एक ऐसी बीमारी है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता, अतः इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। तो इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि न्यूमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। ठीक है, तो हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, इसे NACO कहते हैं, एवं अन्य गैर सरकारी संगठन NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों एवं क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य यानी कि डिस्पोजेबल सीरीज ही काम में लाई जाए, इसकी व्यवस्था करना। और यहाँ पे है कंडोम का मुक्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग से नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि, ठीक है, में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना उन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 22 आता है, ऑन्कोजिन पर नोट लिखें। तो ये भी महत्वपूर्ण है, नोट लिखने वाला आप लोग सभी क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है, तो कोई भी जीन वायरल अथवा कोशिकीय जब किसी साधारण कोशिका के विभाजन को अनियंत्रित तथा तेज कर एक ट्यूमर बनने वाली कोशिका में बदल देता है तो उसे ऑन्कोजिन्स कहते हैं। कोशिकीय ऑन्कोजिन कोशिकाओं के अंदर निष्क्रिय अवस्था में प्रोटो ऑन्कोजिन्स के रूप में रहता है, जो विभिन्न कैंसर कारक द्वारा सक्रिय होकर ऑन्कोजिन्स में बदल जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी में क्या अंतर है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, एंटीजन वैसा बाह्य जीव या सूक्ष्म कण है जो शरीर में प्रवेश कर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण करता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। जिस सीरम में एंटीबॉडी होता है उसे एंटीसीरम कहते हैं। एंटीबॉडी द्वारा खास एंटीजन के प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 24 आता है यहाँ पे, स्व असंक्राम्य रोग पर नोट लिखें। स्व असंक्राम्य रोग पर नोट लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, कभी कभी अपना एंटीबॉडी ही शरीर के साधारण असंक्राम्य तंत्र को नष्ट कर बीमारियां पैदा करता है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस नामक रोग, जिसमें पेशी कोशिकाओं पर मौजूद रिसेप्टर्स
के नष्ट हो जाने से दुर्बलता आ जाती है। अब देखिए 25 आता है, कोशिकीय असंक्राम्यता पर नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में उत्पन्न होकर थाइमस से गुजरता है तथा इस समय यह विशेष एंटीजन के विरुद्ध पहचानने की क्षमता अर्जित करता है जिस पर यह आक्रामक कर सकता है। यह विशेष एंटीजन के लिए प्रभावी होता है, इसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 आता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में बनता है एवं विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए होता है। जब खास एंटीजन इसे सक्रिय करता है तब बी कोशिका विभाजन होने लगती है और प्लाज्मा कोशिका बनती है जिससे एंटीबॉडी का निर्माण होता है एवं रक्त द्वारा संक्रमण वाले स्थान पर पहुंच जाता है। अतः इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 है जो कि प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पे है अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें। तो उत्तर में आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में जन्मजात होता है अतः पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने से हासिल होती है। ऐसे प्रमुख रोध हैं, ए में आता है यहाँ पे भौतिक रोध, इसे फिजिकल बैरियर कहते हैं जैसे त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली। बी में है कार्यकी रोध, इसे साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं जैसे पित्तरस, जठरस इत्यादि। सी में है कोशिकीय रोध, इसे सेलुलर बैरियर कहते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स व यहाँ पे मोनोसाइटस नामक श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 आता है, एलर्जी क्या है, इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया होगा। यहाँ पर देखिए तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एलर्जी किसी व्यक्ति में होने वाली अति संवेदनशीलता यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी है जो किसी बाह्य पदार्थ के या तो संपर्क में आने से उसके शरीर में प्रवेश करने से होता है। ऐसे रासायनिक पदार्थों को एलर्जेंस कहते हैं जिससे एलर्जी होता है जैसे पराग कण, धूल, धुआं, ताप, ठंड, धूप इत्यादि एलर्जी रोग के प्रमुख उदाहरण हैं। आगे है अस्थमा व हे फीवर, एलर्जी के विभिन्न लक्षणों में प्रमुख है आँख से पानी बहना, छींक, नाक से जल स्रवन, सांस लेने में दिक्कत इत्यादि। ठीक है, 29 है यहाँ पे स्व प्रतिरोधकता ऑटो इम्यूनिटी पर नोट लिखे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखें। स्व प्रतिरोधकता प्रतिरोधी तंत्र का एक खास गुण है जो शरीर में आए बाह्य प्रोटीन का नाश करती है जबकि अपने प्रोटीन पर आक्रमण नहीं करते हैं। ठीक है, परंतु कभी कभी स्व प्रतिरोध क्षमता का गुण खत्म हो जाता है जिससे अपना व पराया में अंतर नहीं हो पाता। इस कारण शरीर में कई तरह के दुष्प्रभाव होने लगते हैं जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है, पहला में है एडिसन्स डिजीज और दूसरा में है ग्रेव्स डिजीज और तीसरा में है मिस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, SCID यानी कि सेव्र यहाँ पे कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज पर नोट लिखे। तो उत्तर हो जाएगा सेव्र कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज एक खतरनाक आनुवांशिक रोग है। ऐसे पीड़ित व्यक्ति में बी कोशिका एवं टी कोशिका जन्म से नहीं होते, फलतः व्यक्ति में अत्यधिक संक्रमण का खतरा बना रहता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। इम्यूनो सप्रेसिव औषधि इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पर नोट लिखे। तो नोट लिखने का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है तो आप लोग अच्छे से देखें इसे।
तो उत्तर में हो जाएगा कुछ इस तरह से, इम्यूनोसप्रेसिव औषधि वैसा औषधि है जो रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करने में उपयोग किया जाता है। ऐसा अंग प्रत्यापन वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जैसे किडनी प्रत्यापन, ठीक है, के पश्चात साइक्लोस्पोरिन नामक औषधि का उपयोग किया जाता है जो ट्रिकोडर्मा पोलियोस्पोरम नामक कवक से तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है, जो कि लास्ट है, शायद देखते हैं, नहीं, इसके बाद एक और है। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है वसिकाग्र अंग पर नोट लिखें। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा लिम्फोइड ऑर्गन्स वैसे अंग है जहाँ लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन तथा पोलिट्रेशन होता है, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला में है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वैसे अंग जहाँ टी लिम्फोसाइट्स एवं बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जैसे अस्थि मज्जा व थाइमस। सेकेंड में आता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वैसे अंग जहाँ मैच्योरेशन के बाद प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से रक्त प्रवाह द्वारा बी एवं टी लिम्फोसाइट संग्रहित होते हैं, जैसे तितली, टॉन्सिल, लिम्फ नोड इत्यादि। आइए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा से क्या समझते हैं। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अच्छे से देखें। उत्तर हो जाएगा जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजन्स का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीनों के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, परंतु जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे इन शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। यह तुरंत रिलीफ देता है परंतु दीर्घकालिक प्रभाव नहीं देता। यह रेडीमेड दिया जाने वाला एंटीजन है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है टेलीग्राम का भी, ठीक है, और जितने भी बायो के वीडियो बने हैं उसका वहाँ से आप लोग विजिट करके देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करके देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।